हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट फर्स्ट की पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि मैंने पहले आपसे अकाउंटिंग की नेचर, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और IAS यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे लिसनर्स। और एक और बात, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जो कि SWT स्टडी जोन के नाम से बना हुआ है, तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं। और अब आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने इस वीडियो को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिसनर्स, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो टॉपिक है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग क्या होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफर्स टू सच स्टेटमेंट्स विच रिपोर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो कि हमको बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। कब? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। सो ये थी मीनिंग लिसनर्स। इसमें और भी कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें दो बेसिक स्टेटमेंट इंक्लूड होते हैं। जैसे कि पहला होता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो जो पहला होता है इनकम स्टेटमेंट, जो कि हमारे किस चीज़ के बारे में बताता है, बिजनेस ऑपरेशंस के रिजल्ट्स के बारे में बताता है अकाउंटिंग पीरियड में। यानी कि ये इसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। और दूसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि हमारे एंटरप्राइज के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। सो इसमें हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। तो ये तो रही इसकी मीनिंग की बात। नेक्स्ट बात करें तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ले लिसनर्स, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसके क्या उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रिपेयर करने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो देखें तो पहला है टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यानी कि प्रेजेंट करने के लिए, यानी बिजनेस के ट्रू एंड फेयर व्यू को, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशंस के को शो करने के लिए होता है। यानी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस बताते हैं, कितना प्रॉफिट कितना लॉस। नेक्स्ट आता है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी कि इसमें हम फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं, यानी कि एसेट एंड लाइबिलिटीज़ जो कि होती हैं उनके बारे में हम बताते हैं। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो प्रिपेयर करते हैं, इसी वजह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है लिसनर्स यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि कौन कौन से यूजर्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो बहुत लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले मैंने मैनेजमेंट दे रखा है, तो यानी मैनेजमेंट के द्वारा यूज़ की जाती है। ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है किस चीज़ में, एसेस करने में, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ और वेरियस डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स की मदद करता है एसेस करने में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस और बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या है वो सब जानने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ये जान लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आते हैं। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हो गए। फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स में ये होता है कि ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ये एसेस कर पाते हैं कि क्या इंटरप्राइज उनके डेट को पे करने में एबल है, क्या वो दे पाएगी। तो ये चीज़ें ये लोग देखते हैं। और नेक्स्ट लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स भी होते हैं, तो वो भी ये चीज़ चेक करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे वो डिटरमाइन करते हैं लिसनर्स कि क्या इंटरप्राइज इस एबल है कि वो उनका इंटरेस्ट कंसिस्टेंटली पे कर पाएगी। सो ये चीज़ इसमें आती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस, यानी कि एम्प्लॉयज़ दे रखा है मैंने। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ये जज कर पाते हैं कि कितना बोनस और उनके वेजेस में कितना इंक्रीज़ होगा जब भी प्रॉफिट होगा कंपनी का। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ये जज कर पाते हैं कि कितना इनका बोनस और जो वेजेस में इंक्रीज़ होगा वो पॉसिबल हो पाएगा जब भी इंटरप्राइज को प्रॉफिट होगा तब। तो ये चीज़ से रिलेटेड इसमें एम्प्लॉयज़ को जानकारी मिल जाती है। फिर गवर्नमेंट आती है
तो गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ करती है प्रॉफिट मार्जिन की स्टडी के लिए, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की होती हैं, ताकि वो अनाउंस कर सके या फिर विदड्रॉ कर सके बहुत सारे कंसेशंस और इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सके एक्सरसाइज ड्यूटी। तो ये थे कुछ यूज़र्स। अब बात कर लेते हैं लिसनर्स नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और नेक्स्ट है आपका IFRS। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोस्तों, इसमें जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है लिसनर्स, इसमें क्या होता है कि इसको हम हिंदी में अगर कहें तो इसका जो हिंदी वर्ड है इसको हम लेखांकन मानक कहते हैं, यानी कि लेखा मानक कह सकते हैं, लेखांकन मानक। तो ये किसी इकाई के वित्त के सभी पहलुओं से संबंधित होते हैं, यानी जिसमें हम किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, राजस्व से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर यानी व्यय, और शेयर धारकों की इक्विटी शामिल होती है इसमें लिसनर्स जो मैंने सबसे पहले नीड आपसे डिस्कस की हुई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड क्यों है। तो अकाउंटिंग इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स मेन एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू अ नंबर ऑफ पार्टीज़, यानी कि अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसका मेन उद्देश्य क्या है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत सारी पार्टीज़ को, जैसे इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, मैनेजमेंट हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये प्रोवाइड की जाती है एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ऊपर मैंने जैसे कि बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे आया था, जैसे कि मैंने उसमें आपको समझाया है। तो इसमें इसीलिए इसकी नीड होती है, मैंने बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है लिसनर्स ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि इसकी मीनिंग और डेफिनेशंस के बारे में, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आखिर होता क्या है, तो इसमें क्या है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है यानी कि लेखांकन मानक होता है, जो सिद्धांतों और मानकों और प्रक्रियाओं का एक समूह होता है, जनरल ग्रुप होता है, सामान्य समूह है, जो कि वित्तीय लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के आधार को परिभाषित करता है। ये जैसे कि मैंने बताया कि किसी इकाई की वित्तीय तस्वीर की पूर्ण चौड़ाई पर लागू होते हैं, जिसमें हम संपत्ति, राजस्व, व्यय, शेयरधारकों की इक्विटी शामिल है। लिसनर्स, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो जैसे कि कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के द्वारा जारी किया गया एक लेखांकन प्रमाण जारी, जिसके द्वारा ये बताया गया है कि किसी भी कंपनी का लाभ या हानि और स्थिति विवरण बनाए गए स्टैंडर्ड के अकाउंटिंग होना चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे इसमें क्या है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मतलब इसमें अगर समझे तो ये जैसे मैंने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जो कंपनी अधिनियम है, यानी कंपनी एक्ट 2013 की जो धारा है वो 133 यानी सेक्शन 133 के द्वारा जारी किया गया एक क्या है, ये लेखांकन प्रमाण है, जिसके द्वारा ये बताया गया है कि किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है या फिर फाइनेंशियल पोजीशन यानी स्थिति विवरण है, जो भी उसके बनाए गए स्टैंडर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जो मैंने डेफिनेशंस दी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, यानी कि इसमें तो उसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी डिफाइंड एज रिटन स्टेटमेंट्स issued from time to time by institution of accounting professionals specifying uniform rules और practice for drawing the financial statement। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिफाइन किया गया है कि एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है टाइम टू टाइम, यानी समय समय पर, किसके द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जो कि अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के द्वारा, जो कि एक इन्फॉर्म रूल्स और प्रैक्टिस लगाते हैं इस चीज़ को ड्रा करने के लिए, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट इसमें मैंने एक कॉलर की डेफिनेशन भी दी हुई है, जिसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कॉलर ने बताई है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आखिर होता क्या है। तो इन्होंने बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि इम्पोज किया जाता है अकाउंटेंट पे, किसके द्वारा, कस्टम्स लॉ और प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा। तो ये थे डेफिनेशंस इसके। अब नेक्स्ट बात कर ले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नेचर क्या होती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिसनर्स इसमें मैंने जैसे दिया है, दे प्रिस्क्राइब प्रिफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये एक प्रिफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी सेट ऑफ मेथड्स होता है उनसे, ताकि वो कोई भी एक हो या एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करें। और नेक्स्ट आता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूजर्स को एज टू द बेसिस ऑन विच सच स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, यानी किसी के बेसिस पे जो कि स्टेटमेंट प्रिपेयर किया गया है। फिर इसमें ऐसी करके मैंने और भी सारे नेचर दिए हुए हैं, जैसे कि दे लिमिट द एरिया विद इन विच अकाउंटेंट हैज़ टू फंक्शन एंड इन दिस रिस्पेक्ट
देयर जस्ट लाइक लॉज, यानी इन्होंने लिमिट कर रखी एरिया जिसमें अकाउंटेंट को कार्य करना होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट एम टू इंट्रोड्यूस रिजिडिटी इन अकाउंटिंग, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एम जो होता है, लक्ष्य जो होता है, उद्देश्य जो होता है, वो रिजिडिटी अकाउंटिंग में इंट्रोड्यूस करना नहीं है। दे ओनली अटेम्प्ट टू लिमिट द फ्लेक्सिबिलिटी, ये सिर्फ उसको फ्लेक्सिबल बनाए रखने और प्रोवाइड द अकाउंटिंग रियलिस्टिक गाइडलाइंस, यानी कि ये अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी रियलिस्टिक गाइडलाइंस है उनको प्रोवाइड कर सके, इसलिए इनको रखा गया है। इनका ये उद्देश्य होता है और इनका ये उद्देश्य नहीं है कि वो रिजिड करें। सो ये चीज़ इसमें थी आपके नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस जो हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिसनर्स, तो इसमें इसको आप यूटिलिटी के भी नाम से कह सकते हैं। तो पहला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव्स द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। यानी कि जैसे बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं जो कि इंटरेस्टेड होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, यानी कि किसी भी एंटरप्राइज के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, तो इनमें जैसे कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, तो ये सब। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब उसमें कंसिस्टेंसी रहे। और ये चीज़ इसमें जैसे कि ये जो हेडिंग है, जैसे लिसनर्स मैंने बताया कि इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी को, तो इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये क्या करता है कि ये बनाता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट इंटरप्राइज का या फिर सेम इंटरप्राइज का डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में, तो उसको कंपेरेबल होता है, ये मतलब कंपेयर कर सकता है। ये इन्फॉर्मिटी लाता है जम्पशंस में, रूल्स एंड पॉलिसीज़ में, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते वक्त किया गया है अडॉप्ट। लेकिन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में, हटाने में, जो भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट में हो मतलब जो भी ग्रुप्स हैं उनके बीच अगर हो जाता है कोई कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें ये हेल्प करते हैं इसको रिजॉल्व करने में। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड, यानी कि ये फ्रॉड के और मैनिपुलेशन की चांसेस को कम करने की कोशिश करता है। ये हेल्पफुल होता है ऑडिटर्स के लिए। नेक्स्ट बात करें अब IFRS, यानी कि इसके बारे में अब बात कर लेते हैं लिसनर्स कि IFRS क्या होता है। तो IFRS के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म जान लें लिसनर्स, क्योंकि ये आता है एग्ज़ाम में। जैसे कि IFRS जो है यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो जो IFRS होता है इसका मतलब जैसे मैंने बताया कि इसको हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, जो कि किसके द्वारा इशू किया गया है, IASB के द्वारा इशू किया गया है, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा इशू किया गया है। इसको आप शॉर्ट में IASB भी लिख सकते हैं। तो IFRS बहुत सारे वाइड रेंज, इट कवर्स वाइड रेंज ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कवर करता है। इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, जो कि किसने इशू किया है, ISC ने इशू किया है, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। सो ये थे IFRS की जैसे मीनिंग के बारे में मैंने बताया। जो गैप है यानी कि गैप का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, ये भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि डिफ़र होता है कंट्री टू कंट्री। तो लिसनर्स इसमें क्या होता है कि जो गैप है ये भी रिप्लेस किया गया है किस चीज़ का यूज़ करके, IFRS का यूज़ करके, यानी कि द गैप यानी जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है इसको रिप्लेस किया गया है किस चीज़ का यूज़ करके, IFRS का यूज़ करके। तो इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट ऑफ इन सब पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में जैसे कि अफ्रीका हो गया और कैरिबियन हो गया, IFRS को फुली रिप्लेस्ड किया गया है किससे, गैप से। सो ये थे इसके मीनिंग। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिससे लिसनर्स की IFRS जो कि ISB के द्वारा इशू किया गया है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे कुछ 9 हैं, मतलब IFRS जो है, तो IFRS जो 9 है यानी कि फर्स्ट जो IFRS है उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बारे में। और IFRS जो सेकेंड है उसमें शेयर बेस्ड पेमेंट के बारे में बताया गया, थर्ड में बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है, फोर्थ में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है, और फिफ्थ में नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है, और सिक्स्थ जो है उसमें एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवोल्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है लिसनर्स। सेवन्थ में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि डिस्क्लोजर है वो उसके बारे में बताया गया है, 8 में ऑपरेटिंग सेगमेंट और 9 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिया है। वैसे आप इसीलिए मैंने कहा कि पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए और समझिए ताकि आपको जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए लिसनर्स।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजम्पशंस इन आईएफआरएस, यानी कि आईएफआरएस में कौन कौन से एजम्पशंस हैं। तो पहला है गोइंग कंसर्न एजम्पशंस। तो इट इज़ एज्यूम दैट, इसमें क्या होता है कि एज्यूम किया जाता है कि जो बिजनेस की लाइफ होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि कंटिन्यू चलते रहती है इंडेफिनिट पीरियड इन द फ्यूचर। सो नेक्स्ट आता है एक्रूअल एजम्पशन, यानी कि इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं एक्रूअल बेसिस पे। नेक्स्ट आता है मेजरिंग यूनिट एजम्पशन, यानी मेजरिंग यूनिट एजम्पशन क्या होता है। तो मेजरिंग यूनिट एक करंट परचेजिंग पावर होता है। इसका मतलब होता है कि एसेट्स को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट में, लेकिन उसको करेंट और फेयर वैल्यू में शो किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कंस्टेंट परचेजिंग पावर एजम्पशंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ आईएफआरएस, यानी कि आईएफआरएस की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इनसे हमें क्या क्या लाभ है। तो आईएफआरएस बहुत ही यूज़फुल होता है किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज के लिए, लिसनर्स जो कि बिजनेस कोई भी वर्ल्ड वाइड कर रहा हो उनके लिए। सो आईएफआरएस हेल्पफुल होता है इन्वेस्टर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये सबसे पहले मैंने दिया है हेल्पफुल टू इंटरप्राइज ऑपरेटिंग ग्लोबली, यानी एंटरप्राइज जो कि ग्लोबली ऑपरेट किया जा रहा है उसके लिए मदद हेल्पफुल होता है ये, इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल होता है, इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल होता है, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए हेल्पफुल होता है। तो आई होप आपको जितना मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।